integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। मैं लोकेश मोटवानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेट इट पर। ठीक है, अपन आरसीसी डिजाइन देख रहे थे। आरसीसी डिजाइन में अपन ने देखो क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। एलएसएम, डब्ल्यूएसएम, शियर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर भी अपन खत्म कर चुके हैं। देखो आज अपन नया यूनिट स्टार्ट करने वाले, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड एंड एंकरेज। क्लियर? अपन देखो आरसीसी अब काफी हद तक अपन ने समझ चुके हैं। अपन अगर आपने शुरू से देख रहे हो आरसीसी, तो अपन धीरे धीरे अपन क्या क्या करते जा रहे हैं। पहले अपन ने क्या किया, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम की मदद से, दो डिजाइन फिलोसॉफीज की मदद से अपन ने क्या किया, एनालाइज किया हमारे बीम को। ठीक है, फिर शियर रिइंफोर्समेंट में अपन ने यानी कह सकते हैं कि डिजाइन ऑफ शियर देखा अपन ने। डिजाइन ऑफ शियर मतलब कि जो बेंडिंग मोमेंट चेंजेस होने हैं अलोंग द लेंथ, बेंडिंग मोमेंट मेरे वेरी करते हैं बीम में, तो क्या होता है, शियर फोर्स भी वेरी करेगा। तो उस शियर फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, ठीक है, उसको अपन ने रजिस्टर करवाया था कि एज अ फॉर्म ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। और ये भी देखा था कि पूरा अकेला शियर रिइंफोर्समेंट ही शियर को रजिस्ट नहीं करता, कुछ कंक्रीट भी करता है, कुछ एग्रीगेट्स भी करते हैं। ठीक है, और कुछ स्टील जो टेंशन रिइंफोर्समेंट है वो भी शियर में कंट्रीब्यूशन देता है अपना। ठीक है, ये सब अपन देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स तक। ओके, आज अपन देखने वाले हैं बॉन्ड एंड एंकरेज। क्लियर? तो देखो, पहली बात मैंने जब स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि जो स्टील और कंक्रीट, अपन ने इंट्रोडक्शन क्लास में देखो स्टील और कंक्रीट में मैंने क्या बोला था कि बॉन्ड क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। एक मैंने नेसेसरी कंडीशन बताई थी, क्या बोला था मैंने, बॉन्ड शुड बी परफेक्ट। बॉन्ड शुड बी परफेक्ट। और इस परफेक्ट का मतलब क्या बोला था, इस परफेक्ट का मतलब ये बोला था कि मैंने जितने स्ट्रेन स्टील में आ रहे हैं उतने ही स्ट्रेन कंक्रीट में आने चाहिए, यानी स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी नाम दिया था मैंने, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। इसका मतलब क्या है स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी का? देखो, पहले बात कि मैं जब बात कर रहा हूं कि ये बॉन्ड, बॉन्ड किसके बीच में भैया, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अपन किसी चीज को अपन जोड़ रहे हैं, स्टील और कंक्रीट साथ में, आरसीसी मेंबर में स्टील और कंक्रीट दोनों है। ठीक है, तो उनके बीच में एकदम बॉन्ड होना चाहिए। क्यों बॉन्ड होना चाहिए? पहली बात क्या होना चाहिए कि ये बॉन्ड जो परफेक्ट बॉन्ड कह रहा हूं, ये जो ये स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कह रहा हूं, वो क्यों, फॉर नो स्लिपेज ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। यानी कि देखो, ये मेरी मान लो आरसीसी एक बीम है। ठीक है, ये आरसीसी बीम है और ये हमारा टेंशन रिइंफोर्समेंट है। क्लियर? अब क्या होगा कि मान लो इसमें जो फोर्सेज आ रहे हैं, भाई स्टील क्या होगा, स्टील हमारा टेंशन रिइंफोर्समेंट है। ठीक है, माना, तो इसमें कौन से फोर्सेज आएंगे, अपन स्टील किस लिए डालते हैं आरसीसी मेंबर में, ताकि टेंशन को रजिस्ट कर सके। तो इसमें क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। क्लियर? ऊपर न्यूट्रल एक्सिस है, बिल्कुल है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो क्या है, कंप्रेशन है, तो कंक्रीट मजबूत है, कंप्रेशन में तो टेंशन नहीं है अपन को। बट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पूरा टेंशन जोन होता है। ठीक है, ये अगर सिंपली सपोर्टेड, तुम बोलो कि सर ये बीम तो आपने ड्रॉ ढंग से करी नहीं, सिंपली सपोर्टेड है बेटा। जब भी कुछ बोला नहीं जाता तो सिंपली सपोर्टेड माना जाता है। ठीक है, कैंटिलीवर अलग केस में होता है। कैंटिलीवर में ऊपर टेंशन आ जाता है, नीचे कंप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, फॉर नो स्लिपेज ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। हमें स्टील और कंक्रीट के बीच में स्लिप नहीं करवाना है। अगर स्लिप हो गया तो क्या होगा मेरे को बताओ, स्ट्रेसेस अलग से, एक अचानक से और स्ट्रेसेस आ जाएंगे हमारे किसमें, मेंबर में। और यहां पे ये जो कवर है देखो, अब टेंशन रिइंफोर्समेंट बिल्कुल यहां तक तो होगा नहीं, क्योंकि अपन ने देखा था ये कैसा होता है। देखो, अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन देखूं तो अपन ने यहां पर कवर दिया था ना साइड में, और बिल्कुल नीचे भी कवर दिया था और ऊपर भी कवर दिया था, इस साइड में भी कवर दिया है। ठीक है, इसको साइड कवर, और ये वाला कौन सा है देखो, एंड ये अपन कौन सा कवर है, देखो ये वाला क्लियर कवर है। कवर के बीच में भी देख लो, डिफरेंस बता देता हूं कि जैसे मान लो ये बार है और ये इसका हमारा आउटर फाइबर है, किसका, दिस। तो अगर इसके सेंटर से लेता हूं मैं, ठीक है, ये क्या है, स्टील का रिइंफोर्समेंट है, ये देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली सेंटर टू सेंटर लेता हूं, तो इसको मैं नाम क्या दूंगा, इफेक्टिव कवर। ठीक है, इफेक्टिव कवर। और ये जो इसका स्टील का आउटर, ये आउटर एक्सिस है, ये वाली। ठीक है, यहां से अगर मैं आउटर लूंगा तो इसको मैं नाम दूंगा व्हाट, क्लियर कवर। ये भी काफी बच्चों को डाउट होता है, सर क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर में डिफरेंस क्या है।
क्लियर है ना। तो यहां से अगर मैं इसके सेंटर से लेता हूं तो देखो इफेक्टिव डेप्थ सेंटर से ही होती है ना डी, तो इसके बाद जितनी भी लेंथ बचती है वो क्या होती है, इफेक्टिव कवर होती है। क्लियर। अच्छा, अगर आपको क्लियर कवर गिवन हो तो प्लस मैं क्या कर दूंगा इसके डायमीटर के आधा, क्योंकि ये d/2 है ना, ये d/2 है और ये भी d/2। ये d क्या है, इसका डाया, फाई लिख दो, d मत लिखो, अपन फाई से देखते हैं ना हमेशा, फाई, ठीक है, क्योंकि d तो अपन ने इफेक्टिव डेप्थ बोली थी। ओके, तो यानी कि अगर मुझे स्टील और कंक्रीट में क्या चाहिए, परफेक्ट बॉन्ड चाहिए, तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी स्ट्रेन्स इन स्टील इक्वल्स टू स्ट्रेन्स इन कंक्रीट। और ये क्यों होना चाहिए, ताकि हमारा कंक्रीट और स्टील के बीच में क्या हो, स्लिपिंग ना हो, ठीक है, जैसे जो जहां है वो वहीं पर रहे, स्लिप ना हो आपस में। ओके, अच्छा, ये बात समझ में आती है, ठीक है। यानी कि अब अपन कर क्या रहे हैं, देखो नो स्लिपेज। अब फिर बात आती है कि सर आपने नो स्लिपेज के लिए इसको समझाया नहीं ढंग से। देखो अब मैं बात कर रहा हूं ना नो स्लिपेज, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, नो स्लिपेज में भी मैं क्या कर रहा हूं, प्रिवेंट कर रहा हूं रिलेटिव मूवमेंट को। और क्या भाई, स्टील और कंक्रीट के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए ना, यानी प्रिवेंट व्हाट, रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। यानी अब इस रिलेटिव मूवमेंट को प्रिवेंट कराने के लिए मुझे क्या जरूरत है कि उनके बीच में स्लिप नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी होगी, तो मेरा बॉन्ड क्या होगा, परफेक्ट होगा। बात समझ में आती है बेटा, बिल्कुल। अब बताओ, अगर मैं किसी चीज को रोक रहा हूं, फिर वही बात, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला लेक्चर, मैं किसी चीज को रोक रहा हूं तो मुझसे बॉडी क्या करेगी, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, नहीं, तो क्या होगा, एक स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, किसका, किसी के रेजिस्टेंस के लिए क्रिएट होता है। हमेशा स्ट्रेस कब जनरेट होता है, कब किसी चीज को रेजिस्ट करवाना हो, ठीक है। तो अब रेजिस्ट करवा रहे हैं भैया, मूवमेंट रेजिस्ट करवा रहे हैं, तो मूवमेंट कौन सा मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, तो यहां पर क्या आएगा, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब इसी की डायरेक्शन में, तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, अगर प्लेन के पैरेलल होगा तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, सब जने बताओ, शियर स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा। तो यानी एक लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, कहां, स्टील और कंक्रीट के सरफेस में, जो इन दोनों का मीट जहां मिल रहे हैं ना दोनों, स्टील और कंक्रीट, उस सरफेस पर जहां ये रिलेटिव मूवमेंट को अपन क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, वहां पर एक क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। और उस स्ट्रेस को मैं नाम देता हूं बॉन्ड स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। बात समझ में आती है, क्या बोला मैंने, देखो इसको बस अब डेफिनेशंस में नहीं जाना बेटा, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि अपन को देखो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। ये चीज आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बाकी आपको नोट्स तो प्रोवाइड हो ही रहे हैं टेलीग्राम पर, आपको बिल्कुल हमारे चैनल पे जितने भी मैंने यहाँ पे एक एक लेक्चर पढ़ाया है सबके नोट्स हैं, प्रॉपरली नोट्स हैं। ओके, बट फिर भी आप अपनी राइटिंग में बनाना चाहो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब ये क्या हुआ, इससे मैंने क्या किया, तो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट को प्रिवेंट कर दिया। यानी देखो जैसे ये मान लो स्टील है, ठीक है, और ये स्टील है, ठीक है, ये हमारा कंक्रीट है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, स्ट्रेस बोल दो या फोर्स बोल दो, इसकी इंटेंसिटी को अपन क्या बोलेंगे, इस फोर्स की इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब ये ऐसे स्टील है, ठीक है, ये यहां पर एक अपन ने एक ले लिया आधा, किसी भी, ये आगे कंटिन्यू है। ओके, यानी ये देखो, ये अगर इधर से दिख नहीं रहा तो ये अपन ने स्टील मानी है, ये एक स्टील की बार है, ठीक है। यहां पर एक इसके लॉन्गिट्यूडनली देखो, जहां इनका कंक्रीट है, यहां पर कंक्रीट है पूरा, ये पूरा कंक्रीट से भरा हुआ है ना, ये पूरा कंक्रीट से है। तो यहां पर एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, किसके लिए, टू रेजिस्ट द रिलेटिव मूवमेंट के लिए। ओके, और इस फोर्स की इंटेंसिटी को मैं क्या नाम दूंगा बेटा, ठीक है, क्या नाम दूंगा, बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। देखो सबका एक से एक लिंक है कि अच्छा बॉन्ड परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बॉन्ड परफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी के लिए क्या होने चाहिए भैया, नो स्लिपेज होना चाहिए, नो स्लिपेज के लिए क्या होना चाहिए, हमें इनका मूवमेंट को प्रिवेंट कराना है। इस मूवमेंट को प्रिवेंट कराने के लिए क्या जनरेट होगा, बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होगा, बॉन्ड स्ट्रेस, या बोल सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ व्हाट,
ऑफ व्हाट, बताओ किसकी इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। देखो मैंने एडहेसिव फोर्स ही क्यों बोला, क्योंकि स्टील और कंक्रीट अलग अलग मटेरियल है। एडेशन फोर्सेस कब आते हैं, जब दो अलग अलग मटेरियल के बीच में फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। तो दिस इंटेंसिटी ऑफ एडहेसिव फोर्स यानी इसका एडहेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया क्या देगा हमें, बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ एडहेसिव फोर्स, या कह सकता हूं मैं लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस को मैं नाम देता हूं टाउ बी। अच्छा ठीक है बेटा, अगर अब मैं इसके टाइप्स पे भी आऊंगा तो बॉन्ड स्ट्रेस तो मेरे को समझ में आ जाता है। क्या बोल रहा हूं कि जो फोर्स रजिस्ट होने के लिए, अब किसके लिए रेजिस्टेंस के लिए हुआ, कि उनके मूवमेंट के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट, रिलेटिव मूवमेंट, ओके, मूवमेंट नहीं रिलेटिव मूवमेंट ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो उस एडेशन फोर्स को, उसकी इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी का मतलब समझे ना, उसके एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ एडेसिव फोर्सेस हमें क्या देगा, एक लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस देगा, और उसको मैं नाम दूंगा बॉन्ड स्ट्रेस। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और ये कहां लगेगा, एक्टिंग ऑन दी सरफेस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, क्लियर। तो ये बात समझ में आती है मेरे को कि ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस तो हो गया। अब बात करेंगे सर टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस की, ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रेस के भी दो टाइप्स होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस के भी दो टाइप्स होंगे, ठीक है। देखो पहला, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस बता रहा हूं। देखो बेटा, ये चीजें एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, बट अपन को फिर भी पता होने चाहिए, क्योंकि अपने सिलेबस में दिया हुआ है, अपन को एक एक चीज पता होनी चाहिए, क्लियर। इसके रिलेशन में अपना आगे अपन जब ये पढ़ेंगे, ये आगे चैप्टर आज ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आएंगे क्वेश्चन। ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, बट आता है, ठीक है, बट एग्जैक्टली यूं नहीं आएगा कि बताओ बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है वगैरह वगैरह, क्लियर, आप समझ गए होंगे। चलो, बट फिर भी अपने को देखो चीजें पता होनी चाहिए। बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके इंटरव्यूज में पूछी जाती है, ठीक है। ये वाला चैप्टर पूरा आप समझ लो इंटरव्यू बेसिस पर है, ओके, ठीक है। तो बट अपने को आरसीसी के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, स्टील और कंक्रीट के मैकेनिज्म पता होने चाहिए कि अच्छा अंदर हो क्या रहा है, क्लियर। तो बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस की, टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। पहला, फर्स्ट मैं देता हूं फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। देखो नाम से पता चल रहा है फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, यानी देखो नाम आ गया फ्लेक्सर, तो फ्लेक्सर कब आता है, जब बेंडिंग मोमेंट आता है, ठीक है। तो इस बेंडिंग मोमेंट के कारण जो फोर्सेस आते हैं, टेंशन फोर्सेस आते हैं, किसमें, स्टील में, क्लियर। देखो भाई क्या होगा, इस एक बेंडिंग मोमेंट है अलोंग द लेंथ, ठीक है। अपन ने बीम डिजाइन करी है, तो क्या किसके हिसाब से डिजाइन करी है, मूवमेंट के हिसाब से डिजाइन करी है। तो उस मूवमेंट के हिसाब से क्या आता है, स्टील में टेंशन आता है, तो उस टेंशन को वो ट्रांसफर करेगा कंक्रीट में, बिल्कुल करेगा। उस टेंशन को अगर ट्रांसफर कर रहा है तो एक बॉन्ड स्ट्रेस आएगा, बिल्कुल बॉन्ड स्ट्रेस आएगा, क्लियर ना बात। तो आप समझ चुके हो कि फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस में पूरा डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूं। क्या होता है कि चेंज, किसका चेंज बताओ, चेंज इन बार फोर्स, ठीक है। देखो बार में अलग अलग, भाई ये मेरी स्टील है, ठीक है, ये मेरी बीम है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर यूडीएल है, लेट अस सपोज, और ये सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेरा स्टील है। तो इस सेक्शन पर अलग मूवमेंट, इस सेक्शन पर अलग मूवमेंट, इस सेक्शन पर अलग मूवमेंट, हर सेक्शन पे अलग अलग मूवमेंट आएगा। तो हर अलग अलग मूवमेंट की वजह से अलग अलग फोर्सेज आएंगे पूरे किसमें, स्टील में, ठीक है। तो चेंज इन बार फोर्स अलोंग द लेंथ ड्यू टू व्हाट, बेंडिंग मूवमेंट, ड्यू टू चेंज इन बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट की चेंज होने के कारण इधर टेंशन में भी क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो अपन ने जब भी डिजाइन किया था बीम का, तो एक सेक्शन डिजाइन किया था, पूरी बीम डिजाइन नहीं करी थी, एक सेक्शन डिजाइन किया था, और उसको बोल दिया था कि अच्छा अपन ने एक मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस सेक्शन पे आ रहा है, बीच वाले सेक्शन पे आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम मोमेंट आ रहा था, तो इसी मोमेंट के हिसाब से मैंने सेक्शन डिजाइन कर लिया, और मेरा पूरा रिइंफोर्समेंट मैंने कितना दे दिया, उस सेक्शन के हिसाब से दे दिया। अपन हमेशा कभी भी
एक ही सेक्शन डिजाइन करते हैं और बोल देते हैं वो पूरा बीम उसी सेक्शन से उतना ही मतलब है कि मतलब मैक्सिमम के लिए अपन डिजाइन कर चुके हैं, तो अपने आप कम के लिए तो वो डिजाइन हो ही चुका है ना, अपन को तो रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना है भाई। ये सेक्शन तो कांस्टेंट है ना, बी और डी तो पूरी रेक्टेंगुलर बीम का हमेशा सेम ही रहता है ना। चेंज क्या होगा, चेंज क्या होंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चेंज होगा पर्टिकुलर सेक्शन टू सेक्शन। ओके चलो देखो ये बातें सबकी सब पुरानी है, अपन पहले पढ़ चुके हैं एक एक चीज, बट फिर भी जो बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं समझा है एक बार वापस समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास बहुत टाइम है। ठीक है, कोरोना के चक्कर में सब लेट पे लेट ही हो रहा है वैसे भी। तो इस फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस को मैं नाम दूंगा टाउ बी एफ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस किसका, फ्लेक्चर, ड्यू टू फ्लेक्चर, फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस। तो चेंज इन बार फोर्स अलोंग द लेंथ ड्यू टू चेंज इन बेंडिंग मूवमेंट। और इसको मैं निकालता हूं, देखो शियर फोर्स। ठीक है, मैं डायरेक्ट शियर फोर्स लिखूं या डीएम अपॉन डीएक्स लिखूं, ऊपर एक ही बात है ना। ठीक है, देखो फोर्स, अब मुझे एरिया चाहिए। ठीक है, अब मुझे एरिया चाहिए, बात समझ में आती है बिल्कुल। तो एक ये तो आ गया, एक लीवर आर्म आ जाएगी जे इंटू टी, और एक आएगा सिग्मा ओ। ये बताऊंगा ये सिग्मा ओ क्या है। ठीक है, और ये देखो ये फॉर्मूला कहां से आया आपको उसमें नहीं जाना है। फिर बात अपन ईएस या अपन गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला अपन समझने बैठे कि ये सर फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है, अपने को सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, और ये फॉर्मूले से भी मतलब नहीं है। डायरेक्ट तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस पे तो कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, वैसे आ सकता है बट आया ही नहीं है आज तक। ठीक है, तो फिर वही बात है, अपने को एक रेंज कवर करके चलनी पड़ती है कि अपना सिलेबस इतना है, उस सिलेबस में अपने को पता चलना चाहिए ना कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। क्लियर, तो वही बात है। तो यहां आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस वी। वी को क्या होगा, देखो वी क्या होता है, शियर फोर्स एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, देखो डीएम अपॉन डीएक्स, तो आ गया ना फ्लेक्शन किसका, बॉन्ड स्ट्रेस। जेडी क्या है, अपना लीवर आर्म है, और ये सिग्मा ओ क्या है, देखो सिग्मा ओ है सम ऑफ पेरीमीटर्स, यहां लिख दे, सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल द बार्स। ठीक है, यहां पर जो जितनी भी बार्स हैं यहां पर एट सेक्शन। क्लियर, तो ये बात पता चल गई। ऑफ स्टील बार्स है, ठीक है, अब समझ में आ ही जाता है, स्टील ही बार्स है ये। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, ये चीज हो गई किसकी, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस की, बिल्कुल आसान। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस होता है एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, दो टाइप से ही होते हैं बॉन्ड स्ट्रेस के। ठीक है, अपने को देखो ये छोटा सा चैप्टर है, अपने को फटाफट से एक ही लेक्चर में अपन पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो वही बात है कि जितना अपने सिलेबस काम का है अपन उतना ही पढ़ रहे हैं, फिर अपन क्वेश्चंस तो लगा ही रहे हैं ना, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। ठीक है, मैं वैसे साइड बाय साइड दो तीन लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का ले ही आता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एंकरेज, स्पेलिंग मिस्टेक, ए है ना, यस, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। अब देखो क्या हुआ, पहला बात तो क्या हुआ भैया, मोमेंट का चेंज होने से क्या होता है, टेंशन फोर्सेस जनरेट होते हैं, और उस टेंशन फोर्स को ट्रांसफर करना होता है किसको, स्टील को कंक्रीट में। चलो बात समझ में आती है। अब बात आती है सर ये एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस क्या है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस तो समझ में आ गया ना, बॉन्ड स्ट्रेस तो अपन पहले देख चुके हैं, बट अब ये नया वर्ड क्या है, एंकरेज। ठीक है, यहां देखो, अगर स्टील बार में पहले से क्या हो, एक टेंशन फोर्स हो, मैं एक ये बता रहा हूं, समझा रहा हूं, यहां एक कंक्रीट है, देखो ये कंक्रीट है और ये स्टील का बार है। ठीक है, ये स्टील का बार है, ये कंक्रीट है पूरा, इस साइड। ठीक है, ये एक स्टील का बार है, तो इसमें एक ऑलरेडी एक टेंसाइल फोर्स हो। ठीक है, एक ऑलरेडी टेंसाइल फोर्स हो, और इस टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करवाने के लिए क्या करे, स्टील टू कंक्रीट क्या हो, एक ट्रांसफर होगा। भाई क्या होता है, अपन बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट कैसे होता है, स्टील में जो टेंशन फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो क्या आना चाहेंगे, देखो बाहर आना चाहेंगे। ये देखो ये स्टील क्या, अब ये मैंने अंदर बाहर बनाया, बाहर नहीं है, ये अंदर ही है कंप्लीट। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बाहर बनाया है। ठीक है, यहां देखो यूं, ये एक टेंशन है। ठीक है, ये टेंशन रीइंफोर्समेंट है, ये टेंशन रीइंफोर्समेंट है, यहां इसमें टेंशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या चाहेगा, ये क्या चाहेगा, ये टेंशन फोर्स क्या चाहेगा, बिल्कुल बाहर आना। ठीक है, बाहर आना मतलब कंक्रीट
को तोड़ के बिल्कुल, ये कंक्रीट है ना, देखो यहाँ पर ये कंक्रीट है, ये बीम हमारी कंक्रीट की है बाहर, तो ये टेंशन फोर्स कंक्रीट को क्या करेगा, देखो इसके आगे सराउंडिंग कंक्रीट है, ये कंक्रीट है बिल्कुल, ठीक है। यानी ये टेंशन जिसमें ये स्टील की बार है, इस स्टील की बार में टेंशन आ रहेगा तो ये क्या चाहेगा, इलोंगेशन होना। तो भाई स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, अगर मैं डक्टाइल मटेरियल में दोनों साइड टेंशन क्रिएट करूं तो ये क्या आएगा, डक्टिलिटी क्या होती है, चेंज इन डिफॉर्मेशन, ठीक है, चेंज इन लेंथ, सॉरी, यानी कि उसके सेक्शन में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आना चाहेगा, सेक्शन नहीं सॉरी, उसके लेंथ में। तो स्टील का जो बार है वो क्या आना चाहेगा, इलोंगेट होना चाहेगा, बट बाहर तो क्या है, कंक्रीट, तो ये फोर्स इसमें ट्रांसफर होएगा। अब इस फोर्स को ट्रांसफर होने के लिए कुछ लेंथ जरूरत होती है, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे इसके बाद, बट ये आप समझो कि इधर अब जो बॉन्ड स्ट्रेस आएगा, देखो यहां, ठीक है, ये वाला, देखो वापस चीज तो वही है, बॉन्ड स्ट्रेस तो वही है ना, क्या है, वही रिलेटिव मूवमेंट को क्या करवाना है, प्रिवेंट करवाना है, तो बॉन्ड स्ट्रेस तो वही है, ठीक है, स्ट्रेस तो वही है, बट नाम आ गया एक एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। ये अभी एंकरेज का वर्ड बताऊंगा मतलब क्या होता है एंकरेज का, ठीक है, तो इसको मैं नाम दूंगा एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। चलो ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि ये जो स्टील का फोर्स, टेंशन फोर्स, अगर मुझे कंक्रीट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, उस ट्रांसफर के लिए मुझे एक सर्टेन लेंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यहां देखो क्या होता है, ठीक है, यहां देखो ये एक मेरी बार है, ठीक है, इसको ढंग से बना देते हैं। मैंने क्या बताया, एक कंक्रीट का ब्लॉक बनाया, ठीक है, और एक यहां पर मैंने बनाई स्टील, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ये इसके अंदर ही है, ये सॉरी, एक क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो बताओ ये कितना आएगा, 0.87 FY/AST के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होगा, इसको मैं नाम दूंगा टाउ बी डी नाम दूंगा, ओके। ये कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस है, एंकरेज, ठीक है ना। ये देखो ये स्टील ऐसे, ये स्टील है, क्लियर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लेंथ है एल डी, कौन सी लेंथ, के पर्टिकुलर एक लेंथ मुझे नीड है, रिक्वायर्ड लेंथ टू ट्रांसफर द फोर्स फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, ये जो बॉन्ड स्ट्रेस आ रहा है, अब मुझे कोई एक लेंथ चाहिए होगी ना स्टील की, भाई एक सेक्शन पे तो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, धीरे 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 एक मेरे को पूरी कंप्लीट एक लेंथ चाहिए होगी, प्रोवाइड मिनिमम एक लेंथ चाहिए होगी, इसको मैं नाम दे रहा हूं एल डी, ठीक है, कोड में भी गिवन है, आगे अपन इसका भी फॉर्मूला भी निकालेंगे, ठीक है। तो इस लेंथ, इस रिक्वायर्ड लेंथ को मैं नाम देता हूं एल डी, जो कि एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ से जानी जाती है। अभी मैं उनको बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, ये बहुत मेजर डिफरेंस है और बच्चों को नहीं पता है एंकरेज लेंथ और अपने डेवलपमेंट लेंथ के बीच में, ठीक है, डिफरेंस नहीं पता होता है, ठीक है। देखो एल डी है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डेवलपमेंट लेंथ ही है, ठीक है, नहीं बेटा, ये एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ अलग अलग होती है दोनों, और जानी एक ही फॉर्मूले से जाती है, ठीक है। ये एल डी अपन अभी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, ओके। तो यहां अभी मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये टेंशन फोर्स, ठीक है बेटा, ये टेंशन फोर्स एक ये पर्टिकुलर लेंथ में ट्रांसफर होगा, ठीक है, देखो ये इस तरफ आ रहा है और शियर स्ट्रेस यहां आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये एक शियर स्ट्रेस भी तो एक फोर्स जनरेट करवा रहा है ना, अपन इसी फोर्स की तो इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, बिल्कुल बराबर होना पड़ेगा, समझ में आती है। तो अब यहां देखो, ये मैं बता रहा हूं, अब मैं एंकरेज लेंथ और किसके बीच में डिफरेंस बता रहा हूं, डेवलपमेंट लेंथ के बीच में, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई कि आपको एक लेंथ जरूरी है, किसके लिए, टू व्हाट, लिख दिया ना मैंने, टू ट्रांसफर दी फोर्स फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। चलो अब मैं बता रहा हूं कि इस लेंथ को, ठीक है, इस एलडी को कब एंकरेज लेंथ बोलूंगा और कब डेवलपमेंट लेंथ बोलूंगा, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंकरेज लेंथ, देखो एंकरेज का मतलब ये होता है, आगे अपन देखेंगे कि जैसे मान लो एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक मान लो क्या है, फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, ये कॉलम है या कुछ भी मान लो, ठीक है, जो अपन ये होता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये स्टील का रीइंफोर्समेंट। अब क्या करते हैं अपन, अब क्या करते हैं कि यहां पे जो देखो क्या आ रहा है, इधर एक टेंशन फोर्स आ रहा होगा, ये टेंशन फोर्स आ रहा होगा, तो ये क्या चाहेगा,
मुझे अब एक लेंथ चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर कितनी लेंथ, सपोर्ट के अंदर लेंथ डालनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये लेंथ तो यहां तक तो मेरे को तो स्टील के रिइंफोर्समेंट बीम में चाहिए, ठीक है, ये बीम है भाई, बीम तो मेरी पूरी है माना, बट अब यहां आ ये नीचे आ गया सपोर्ट, तो अपने को सपोर्ट में भी कुछ लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, और ये लेंथ को मैं नाम दूंगा LD नाम दूंगा, ओके। एक तो ये आ गई चीज। अब क्या होता है कि मैं यहां से इसको ये ऐसे मोड़ भी देता हूं, क्योंकि देखो ये लेंथ मान लो इसकी जो है हमारी विड्थ है वो है मान लो कुछ भी L, स्मॉल l विड्थ है, ठीक है, और ये स्मॉल l विड्थ हमारी किससे कम हो जाएगी, अगर LD से कम हो जाएगी। डेवलपमेंट जितनी मेरे को रिक्वायर्ड है, जितनी मेरे को लेंथ रिक्वायर्ड है मेरे सपोर्ट के अंदर, बट सपोर्ट तो है ही नहीं, तो अपन क्या कर देते हैं, उसको मोड़ देते हैं, और क्लियर, ये अपन एंकरेज कर देते हैं। ये अभी आगे अपन देखेंगे, ये बैंड्स एंड हुक्स आएगा इसी लेक्चर में, तो ये बैंड्स और हुक अपन हुक बना देते हैं या एक बैंड बना देते हैं, क्यों, ताकि हमारे को जो रिक्वायर्ड क्या है लेंथ, एंकरेज लेंथ की मेरे को रिक्वायरमेंट है उतनी की उतनी मुझे क्या चाहिए, इतनी मेरे को बाहर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एक्सटेंड करना ही पड़ेगा मेरे को इस लेंथ को, ओके। ये LD पूरी, अब ये पूरी लेंथ अपनी क्या कहलाएगी, एंकरेज लेंथ। अब देखो एक एंकरेज लेंथ लिख रहा हूं और एक इधर लिख रहा हूं डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है बेटा, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें, ठीक है। ये बोल रहा हूं मैं रिक्वायर्ड लेंथ इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है भाई, स्टील में कंप्रेशन भी आ सकता है, ये मत समझना कि कंप्रेशन नहीं आ सकता, ओके। यानी देखो एंकरेज लेंथ क्या बोला मैंने, अभी जो लेंथ रिक्वायर्ड बताई ना, तो एंकरेज लेंथ क्या होगी, द रिक्वायर्ड लेंथ इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेशन, ओके, बात समझ में आई। और अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट लेंथ की, डेवलपमेंट लेंथ की, ये देखो LD, ठीक है, इन दोनों को सेम ही बोला जाता है कभी कभी, बट ये होती नहीं है एक्चुअल में सेम, हद से ज्यादा बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, सबसे ज्यादा यही होता है कि सर एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में एक माइनर सा डिफरेंस होता है ना, वो यही डिफरेंस है भैया, दोनों में है तो दोनों लेंथ रिक्वायर्ड कि कितना मेरे को ये ट्रांसफर हो जाए आराम से, ठीक है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, देखो रिक्वायर्ड लेंथ इन केस ऑफ, मैंने क्या वर्ड लिखा, एक्सियल टेंशन, और ये किसके लिए है, फॉर फ्लेक्सुरल टेंशन, फ्लेक्सुरल टेंशन। अब मेरे को बात बताओ बेटा, अब मेरे को बात बताओ कि जब मैं अपन बीम डिजाइन कर रहा हूं तो बीम्स में टेंशन किसकी वजह से आता है, फ्लेक्सर के कारण, मूवमेंट के कारण, बिल्कुल बात समझ में आती है ना। तो इस फ्लेक्सुरल टेंशन के कारण मैंने लेंथ क्या ली, LD ली, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ ली, ना कि एंकरेज लेंथ ली, बात समझ में आई ना। तो रिक्वायर्ड लेंथ इन एक्सियल अगर जो रिक्वायर्ड लेंथ अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स है, ठीक है, मैं सिर्फ एक्सियल फोर्स के कारण मुझे रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए, तो वो तो क्या नाम आएगी, एंकरेज लेंथ। बट डेवलपमेंट लेंथ क्या बोलूंगा, ड्यू टू फ्लेक्सुरल टेंशन, यहां एक्सियल टेंशन है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सुरल टेंशन है, मूवमेंट के कारण जो टेंशन और कंप्रेशन आते हैं, ठीक है, उसके कारण डेवलपमेंट लेंथ, और एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, एंकरेज लेंथ। बस इतना सा डिफरेंस है, दोनों चीज सेम है, ठीक है, दोनों ही अपने को लेंथ ही चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ ही चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको डिराइव करने जा रहा हूं, किसको, डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए, क्लियर। आ जाओ, ये अपन ने देखा था एक, वापस मिटा दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, ये मैं वापस एक फिगर बना रहा हूं, यहां एक टेंशन फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 0.87 Fy इंटू AST, क्लियर। ये हमारा क्या लग रहा है, टाउ BD लग रहा है ना, बिल्कुल, और ये लेंथ कितनी है, LD। तो बताओ ये जो टेंशन फोर्स है 0.87 Fy AST, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो इस फोर्स, इस स्ट्रेस के कारण फोर्स आ रहा है, तो ये कितना आएगा, देखो टाउ BD स्ट्रेस। अब एरिया कैसे निकालूं, इस सरकमफ्रेंस मुझे क्या चाहिए, देखो कौन सा एरिया चाहिए, ये पाई, देखो इसका सरकमफ्रेंस इनटू अगर इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अपन क्या निकालते हैं जब सिलेंडर का मुझे चाहिए होता है ना एरिया, सरकम, इसको कौन सा एरिया बोलते हैं, ठीक है, ये वाला, ये एरिया मुझे, तो ये कितना आता है
2 पाई आर एच होता है ना, पाई फाई इंटू एल डी। देखो पाई फाई मतलब 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर एच लेते हैं ना अपन एरिया, तो ये कितना आया देखो 2 पाई आर, पाई इंटू फाई ले रहा हूं क्योंकि फाई क्या है डायमीटर, इंटू एल डी लेंथ, ये लेंथ, ठीक है। तो मेरे को यहां से एल डी निकल जाएगी ना, देखो इसको करो 0.87 एफ फाई। अच्छा ए एस टी कितना है, पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर है कि नहीं। देखो भाई एरिया ऑफ क्या है इसका, मुझे इसका चाहिए ना एरिया, ए एस टी टेंशन इन्फोर्समेंट का, टाउ बी डी मल्टीप्लाई बाई पाई फाई एल डी। तो देखो यहां से एल डी कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एक फाई से एक फाई कैंसिल, और ये आ गया 0.87 एफ वाई अपॉन फाई इंटू डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत क्वेश्चन में ये आते हैं, और ये हमारे आईएएस कोड में भी गिवन है, और इसके अभी आगे अपन रिकमेंडेशन भी देखेंगे आईएएस कोड क्या कहता है। क्लियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, डेवलपमेंट लेंथ 0.87 एफ वाई फाई अपॉन 4 टाउ बी डी। ओके, निकल गया ऐसा का ऐसा, उसके लिए भी निकल जाएगा फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस के लिए, ठीक है ना, वो भी अपन निकालेंगे। इससे पहले इसके लिए कोड कुछ बोलता है, ठीक है, वही बात, नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स, कोड प्रोविजंस में एक एक लेके ही चल रहा हूं साथ साथ। तो पहली बात देखो, ये जो टाउ बी डी है, ये टाउ बी डी आपको किससे कहां से मिलेगा, वही IS 456 2000, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग टाउ बी डी ग्रेड, और यहां टाउ बी डी ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। कहां से शुरू हो रहा है, M20 से, M20, M25, M30, M35, M40 एंड अबव। ये टेबल दी हुई है बेटा कोड में, टेंशन मत लेना, ये हमको कोड में टेबल गिवन है, और इनकी वैल्यूज होती है 1.2, 4, 5, 7 और 9, यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आता है, टाउ बी डी अपने को पता होनी चाहिए कितना, हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग बॉन्ड स्ट्रेस आएगा। देखो यहां से भी मेरे को पता चल रहा है कि अगर मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ ही रहा है, यानी अगर मैं हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करता हूं तो मेरी बॉन्ड अच्छा बनेगा। ये देखो आगे अपन पढ़ेंगे इसको नोट्स में, और बताऊंगा मैं ये कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो देखो ये बात आती है टाउ बी डी की। अब ये स्पेशल नोट, ये स्पेशल नोट क्या बात है, ये जो टाउ बी डी है ना, ये फॉर प्लेन बार्स है, फॉर प्लेन बार्स है, ठीक है। प्लेन बार्स मतलब जैसे मैंने वो डिफॉर्मेशन बनाई थी ना, ये बार है, ये HYSD ना होके माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील में डिफॉर्मेशंस नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं ये डिफॉर्म्ड बार करूं, अगर मैं डिफॉर्म्ड बार यूज कर लूं, किसमें, हमारे RCC मेंबर में, ये क्या है, एक डिफॉर्म्ड बार है ना, ये HYSD बार से अगर डिफॉर्म बार बोलूं या HYSD बार्स बोलूं या हाई स्ट्रेंथ स्टील बार्स बोलूं, उसमें क्या होगा, 60% अपने को बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर, यानी अगर ये 1.2 है तो 1.2 इंटू 1.6 करना पड़ेगा, कि कब, अगर बॉन्ड स्ट्रेस सॉरी क्या है, डिफॉर्म्ड बार्स है, इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, SSC में भी आया हुआ है, और काफी गेट में भी पूछते हैं, क्या बोलता है कि ये बॉन्ड स्ट्रेस कितना बढ़ जाएगा, 60% बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं बस अब। और अगर अभी देखो टेंशन की बात हो रही थी, अगर बार्स इन कंप्रेशन है, इफ बार्स आर इन कंप्रेशन, इफ बार्स आर इन कंप्रेशन, तो देखो अगर स्टील खुद भी कंप्रेशन में है तो बॉन्ड स्ट्रेस और अच्छा हो जाएगा, यानी ये टाउ बी डी कितना बढ़ा देंगे अपन, 25%। ये कोड बोलता है 60% तो अगर डिफॉर्म्ड बार्स है, अगर ये दोनों हैं, बार्स डिफॉर्म्ड भी है और कंप्रेशन में भी है, तो 60% भी बढ़ाएंगे और 25% भी बढ़ाएंगे, यानी 1.6 इंटू 1.25 और मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, टाउ बी डी को। क्लियर, बात समझ में आती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज थी और ये अपने को पता होनी चाहिए ही चाहिए, ये कोडल प्रोविजंस हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलें। अब मैं किसकी वजह से बता रहा हूं, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस के कारण जो मेरी डेवलपमेंट लेंथ आएगी वो बता रहा हूं, सिंपल। तो देखो डेवलपमेंट लेंथ
पूरा लिख रहा हूं मैं, देखो डेवलपमेंट लेंथ ड्यू टू व्हाट, फ्लेक्सर बॉन्ड स्ट्रेस। अभी अपन ने अपना एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस के कारण निकाला था, अब बस फ्लेक्सर बॉन्ड स्ट्रेस के कारण। ठीक है, तो देखो इसका अपन ने बस वही चीज सेम है, बस टाउ बी डी की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर टाउ बी एफ आ जाएगा, और वो किसके बराबर था, V अपॉन जे डी सिग्मा ओ के बराबर था कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये जो एल डी निकलेगी वो निकलेगी m अपॉन v। ठीक है, m1 अपॉन वी लिख लो, या mi अपॉन वी लिख लो, या m अपॉन वी लिख लो, कोड भी बोलता है ये। देखो ये m क्या है, वही 0.87 FYAST JD डिवाइडेड बाई v शेयर फोर्स। ठीक है, यहां से अब जब इसको अपन टाउ बी डी को फॉर्मूला में डालेंगे ना, ये मिल जाएगी हमें, क्या मिल जाएगी, डेवलपमेंट लेंथ इन केस ऑफ व्हाट, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, m अपॉन v। क्लियर। अब बात आ जाती है फिर से क्या, कोड। ठीक है, ये तो अपन कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। ठीक है, अब कोड क्या कहता है, हर चीज में कोड अपनी टांग तो अड़ाएगा ही अड़ाएगा। कोड बोलता है कि भैया नहीं, कुछ और तो यूज करना ही है किसी स्पेशल केस में, तो हमेशा कोडल से क्वेश्चन आते ही हैं, कोड से क्वेश्चन आते ही हैं। कोडल प्रोविजंस हमें बिल्कुल अच्छे से याद होने ही चाहिए, खासकर डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, वो 60% और 25% वाला, या अभी आगे अपन देखने वाले हैं इसके कारण। ओके, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब कोड बोलता है, कोड क्या बोलता है, ये जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए एक m अपॉन वी प्लस एल नॉट। ये अब एल नॉट क्या नई चीज आई भाई, ये एल डी समझ में आ गया, m अपॉन वी प्लस एल नॉट। ओके, अब ये जो एल नॉट है ना बेटा अलग से, ये एल नॉट है एंकरेज लेंथ, यानी ठीक है, देखो अब ये आई डेवलपमेंट लेंथ m अपॉन वी प्लस एल नॉट। अब ये है एंकरेज लेंथ, ध्यान रखना बेटा, ये एल नॉट क्या है, एल नॉट एंकरेज लेंथ है। और इस एल नॉट के बारे में भी बोलता है कि ये एल नॉट किससे कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए इफेक्टिव डेप्थ से या 12 फाई से, इफेक्टिव डेप्थ या 12 फाई मतलब इसका डायमीटर, हमारी किसका, स्टील का, बाहर का डायमीटर इंटू 12, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारी एंकरेज लेंथ। ठीक है, ये कोड कहता है। चलो इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, अब बात समझ में आती है कि सर ये आपने बात कही कि ठीक है फ्लेक्सुरल क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस है। ठीक है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस के कारण ये डेवलपमेंट लेंथ आ रही है, बट बात आती है कि सर फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस है तो क्या शियर फोर्स के कारण ही तो है, बिल्कुल है, शियर एक। ठीक है, तो शियर फोर्स मैक्सिमम कहां हो रहा है भाई, ये देखो टाउ एफ शियर फोर्स आ रहा है ना वी अपॉन। ठीक है, तो शियर फोर्स मैक्सिमम कहां कहां होता है, अपन सबको पता है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट्स या तो सपोर्ट्स पे होता है या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पे होता है। जहां बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है मेरे बीच में कहीं पर, वहां पर क्या होगा, शियर फोर्स मैक्सिमम होगा, और सपोर्ट्स पे तो होता ही होता है। तो यानी दो कंडीशन मिल गई मेरे को। अब मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, फ्लेक्सुरल हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ ड्यू टू फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बात आती है कि सर या तो सिंपली सपोर्ट्स पे शियर फोर्स कहां मैक्सिमम होता है, या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पे। ठीक है, बात समझ में आती है। ये क्या हो रहा है, शियर फोर्स इज मैक्सिमम। ओके, ठीक है, तो कोड वापस फिर अपने आया। आईएस कोड क्या बोलता है, आईएस कोड रिकमेंड्स स्पेलिंग रिकमेंड्स डबल IM। ठीक है, अब आईएस कोड ये बोलता है कि अगर नीचे से एक रिएक्शन आ रहा हो मेरी बीम के ऊपर, कौन सा, वर्टिकल रिएक्शन, अगर मेरी बीम मान लो ऐसे है और ये एक कॉलम है, कॉलम पे सपोर्टेड है। ठीक है, ये कॉलम नीचे ऐसे इसको कंटिन्यू बना दो। ठीक है, ये एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, क्लियर। तो ये अगर वर्टिकल रिएक्शन आया और यहां पे मेरे को जो LD चाहिए, यहां पे जो LD चाहिए वहां उसको क्या कर दूंगा मैं, वापस 30% और बढ़ा दूंगा, यानी ये हो जाएगा 1.3 नॉट लेस देन
लेस देन इक्वल टू 1.3 m1v प्लस एल नॉट, ये चीज हो जाती है। क्या बोला कि 30% और बढ़ा दो। अगर ये क्या है, एक वर्टिकल रिएक्शन आ रहा हो मेरी बीम के ऊपर, यानी ये किसके ऊपर है, सिर्फ अगर कॉलम पे सपोर्टेड है, ये ऐसा नहीं है, ये अगर रोलर है मान लो इधर, ठीक है, कहाँ गया ये मेरी बीम, और ये अगर एक रोलर पे सपोर्टेड है, अगर रोलर पे सपोर्टेड है तो ये वापस कितना आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा 1.3 ना आके m/v प्लस एल नॉट। ये m क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट द पर्टिकुलर सेक्शन, और ये एल नॉट एंकरेज लेंथ ही है, और ये डेवलपमेंट लेंथ। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये भी कोड हमें रिकमेंड करता है। चलो क्लियर। तो ये शियर फोर्स जहां मैक्सिमम होगा वहां पर बॉन्ड स्ट्रेस मैक्सिमम होगा ना, बॉन्ड स्ट्रेस इज मैक्सिमम। ये पॉइंट बताना था मेरे को कि जहां बॉन्ड स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, कहां मैक्सिमम होगा, जहां शियर फोर्स मैक्सिमम होगा, और जहां शियर फोर्स मैक्सिमम होगा वहां पे क्या क्या हो सकता है, या तो सपोर्ट्स होंगे या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बॉन्ड स्ट्रेस मैक्सिमम कहां मिलेगा हमें, या तो सपोर्ट्स पे या कहां, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शंस पे। ये भी चीज क्लियर बेटा। ये क्या है, बीम सपोर्टेड ऑन वॉल है, बीम सपोर्टेड ऑन वॉल, और ये क्या है, सपोर्टेड ऑन रोलर। बीम सपोर्टेड ऑन रोलर है, और वो क्या है हमारा, चलो अब बात आती है कि हमें ये बॉन्ड स्ट्रेस जो है बीम की, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, ठीक है, बीम की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, वापस समझा रहा हूं आपको, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, इन्फ्लुएंसिंग क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ। पहला भैया वही हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ले लो, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, और बताओ डिफॉर्म्ड बार यूज कर दूं, ठीक है। देखो डिफॉर्म्ड बार में 60% बढ़ा दिया था ना बॉन्ड स्ट्रेस, तो डिफॉर्म्ड बार्स, या इसको नाम दे देते हैं रिब्ड बार्स। और बताओ कवर को बढ़ा दूं, इंक्रीज्ड कवर, ठीक है ना, बताया था ना कवर, अच्छे से सब समझा चुका हूं। देखो क्या बढ़ा दिया अपन ने, या और क्या, देखो स्टीरअप्स, स्टीरअप्स में पिछली बार बता चुका हूं। स्टीरअप्स क्या होता है, अपना शियर इन्फोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, स्टीरअप्स की अगर स्पेसिंग को कम कर दूं, स्टीरअप्स विथ इंक्रीज एरिया, या तो एरिया बढ़ा दूं, ठीक है, इंक्रीज एरिया विथ इंक्रीज्ड एरिया, या स्पेसिंग कम कर दूं तो मेरे को ज्यादा मिल जाएगी ना, रिड्यूस स्पेसिंग, स्पेसिंग रिड्यूस्ड स्पेसिंग, ठीक है। और बताओ, ठीक है, इंक्रीज लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट, इंक्रीज, मेरी क्या कर दूं मैं, डेवलपमेंट लेंथ को बढ़ा दूं तो मेरा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट। चलो अब बात आती है कि सर ये आपने बैंड और हुक बताया था ना, वो क्या चीज है, आ जाओ, ठीक है। लास्ट एक और छोटा सा टॉपिक बचेगा इसके बाद, ठीक है, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा बैंड्स एंड हुक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो मैंने चीज बताई थी ना, थोड़ा सा हिंट पहले ही दे दिया था। अगर मेरे पास मेरी डेवलपमेंट, जैसे ये देखो विड्थ ऑफ सपोर्ट है, ये विड्थ ऑफ सपोर्ट स्मॉल एल मान रहा हूं, और मेरी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो ज्यादा है, किससे, इससे। मुझे कम से कम क्या चाहिए, एलडी तो चाहिए ही चाहिए, मेरे को डेवलपमेंट लेंथ इतनी तो चाहिए ही चाहिए, बट मैं इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सपोर्ट आ गया। तो क्या करते हैं अपन कि मान लो मेरे को जितनी लेंथ चाहिए और उतना अपन ऐसे या तो बेंड कर देंगे, ठीक है, या तो ये चीज हुक कर देंगे, या इसको ऐसे बेंड कर देंगे। दो ऑप्शन है, अगर और जरूरत है तो बॉन्ड बेंड कर दो, अगर कम जरूरत है तो बेंड कर दो सिर्फ। आई ना, मत समझ, अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, या तो मैं बेंड दूं या हुक दे दूं। हुक का मतलब समझे ना, बिल्कुल ऐसे,
ये यूं, और बैंड का मतलब सिर्फ यूं। समझ में आता है? ये एल 90 डिग्री बैंड है, ये अपन हुक बोलेंगे। अब बात आती है वापस वही बात है, कौन? कोड। क्योंकि हमें ये कितना देना है, क्या है, हमें थोड़ी पता है, कोड को फॉलो करेंगे अपन। तो कोड क्या बोलता है, आ जाओ हमारे कोड पर। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, IS कोड रिकमेंड्स, डबल ट्रिपल M तो नहीं आ गया? ठीक है, देख लेना, स्पेलिंग में अपन को नहीं जाना। तो अब IS कोड क्या बोलता है? IS कोड बोलता है पहली बात कि हमें एंकरेज किसके लिए देना है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हुक्स या बैंड्स किसके लिए देना है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन बार्स के लिए देना है, ओनली फॉर प्लेन बार्स। आई ना बात समझ? अगर प्लेन बार यूज कर रहा हूं मेरे मेंबर में तो ही मैं क्या दूंगा, ये बैंड या हुक दूंगा। और फॉर ईच 45 डिग्री, फॉर ईच 45 डिग्री हमें कितना देना है, 4 के बराबर लेनी है लेंथ। 4 मतलब 4 इंटू डायमीटर ऑफ व्हाट, बार। क्लियर? एंकरेज वैल्यू, इसको नाम दूंगा मैं एंकरेज वैल्यू, एंकरेज वैल्यू। क्लियर? ये एंकरेज वैल्यू। अब वो उसको तुम समझ में ना, सॉरी एंकरेज लेंथ तो नहीं है, ठीक है, एंकरेज वैल्यू है, ये चीज अलग चीज है। ओके, है तो डेवलपमेंट लेंथ ही, ठीक है। अब एंकरेज वर्ड भी तो है, ठीक है, ये एंकरेज लेंथ को मत समझ में आना, एंकरेज का मतलब यही होता है। क्लियर? इसको इसमें एम्बेड कर लेना, एंकर कर लेना, ठीक है। तो वही बात है, एंकरेज वैल्यू 4 के बराबर है फॉर ईच 45 डिग्री। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 16 के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम जा सकता है ये, यानी ये किसके लिए हो गया, देखो 45 इंटू 4 कर दूं यानी 180 डिग्री, यानी वापस हुक बन गया ना। देखो अगर एक मैं यूं देता हूं 90 डिग्री देता हूं, मान लो ये 45 फॉर 45, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए कितना चाहिए, 85। और अगर ये मैं पूरा ऐसे दे दूं तो ये देखो पूरा 180 घूम गया, यानी कितना आएगा, 16 तो ये अपने आप आ गया स्टैंडर्ड। किसके लिए, स्टैंडर्ड हुक के लिए कितना होता है एंकरेज वैल्यू, 16 ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है अपने जेई में। स्टैंडर्ड हुक के लिए 16 एंकरेज वैल्यू, और हमारे बैंड के लिए कितनी, बैंड के लिए कितनी है बताओ देख के। 85 कहाँ गया, इधर स्टैंडर्ड बैंड, स्टैंडर्ड 90 डिग्री बैंड, ये हो जाएगा 85। बस सिंपल, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कि एंकरेज वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड हुक 16 स्टैंडर्ड 90 डिग्री बैंड के लिए 85 और हर 45 डिग्री के लिए कितना 4 चलो इसको मैं थोड़ा समझा भी लेता हूं और अच्छे से डायग्राम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे, ठीक है, ये एक हमारी बार है और ये एंकरेज ऐसे, ठीक है। तो ये लेंथ कहाँ तक, इसको थोड़ा और बढ़ा दो, ये तो यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी होगी 85, और ये जो स्ट्रेट वाली होती है वो 4 और अगर मैं हुक बनाऊं, हुक बनाते हैं, ये लो हुक बना दिया, ये मेरी बार, ये मैंने ऐसे हुक दिया, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी यहां से लेके यहां तक ये लेंथ हो जाएगी 16 और ये वापस स्ट्रेट पोर्शन कितना है 4 बस यहां तक अपना क्या हो जाता है, बैंड्स एंड हुक्स कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक और बचता है हमारे इसमें, बंडल्ड बार्स, ठीक है, बंडल्ड बार, यानी अगर मैं बार को जो हमारे स्टील रिइंफोर्समेंट लगा रहा हूं वो बंडल के फॉर्म में लगाऊं, सिंगल सिंगल ना लगा के बंडल के फॉर्म में लगाऊं, यानी देखो ऐसे, यूज ऑफ, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा इसी में साथ में ही बंडल बार्स। इसके बाद एक छोटा सा स्प्लाइसिंग भी है, वो भी बता दूंगा,
ठीक है, देखो क्या होता है, ये जैसे मेरी कंक्रीट का बीम है, अपन क्या करते हैं, ये पहले तो मैं शियर रिइंफोर्समेंट भी बना देता हूं, ये दो ऐसे बार एक साथ दे देते हैं और ये ऐसे की, ये दो बार्स को मैंने एक साथ बंडल में डाल दिया। अगर उनको 3 बार डालने होंगे तो कैसे डालूंगा, ये ऐसे हटा के ये यूं, ठीक है। अब इससे फर्क क्या हुआ, इससे कंक्रीट आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाता है, क्लियर। यानी ये किस लिए काम आता है, कॉम्पैक्शन प्रॉपरली, कॉम्पैक्टेड प्रॉपरली, कंक्रीट हमारा बंडल्ड बार्स से प्रॉपरली क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है। और जो मेरी डेवलपमेंट लेंथ है ना, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, अगर 2 बार से तो मेरे को 10% बढ़ जाएगी, 3 बार से तो 20%, और अगर 4 बार से तो 33%। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रहा हूं कि डेवलपमेंट लेंथ फॉर ईच बार बंडल शुड बी इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, शुड बी इंक्रीज्ड बाय 10% फॉर 2 बार्स, 20% फॉर 3 बार्स और 4 बार्स। अच्छा, और एक और कंडीशन होती है कि मेरा ये जो बार का है वो डायमीटर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 36 mm। अगर 36 mm से ज्यादा मेरा डाया है तो मैं बंडल को रिकमेंड नहीं करूंगा, ये भी कोड कहता है। देखो ये छोटी छोटी चीजें अपन को पता होनी चाहिए वर्ड्स फटाफट, और कुछ भी नहीं। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.